आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी में। मैं हूं आपका एजुकेटर प्रकाश बिंद्रा। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल कक्षा 12 की चैप्टर 2 के बारे में। जनसंख्या, विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसके पहले हम बात कर चुके हैं पहले चैप्टर में मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में कि मानव भूगोल क्या है, कैसे है और इसका विषय क्षेत्र क्या है। जैसे नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ये सब इसके पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या। हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या की। ठीक है। यार ये तो हैंग कर रहा है भाई। विश्व जनसंख्या। जब हम विश्व जनसंख्या की बात करते हैं तो उसका वितरण, घनत्व और वृद्धि की बात करते हैं। जनसंख्या का वितरण, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। एवं वृद्धि। आपके इस चैप्टर में आपके इस चैप्टर में पहली कुछ लाइनें लिखी गई हैं कि किसी देश का वास्तविक धन वहां के निवासी होते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि इंसान तर्कशील है, चिंतनशील है और अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। वास्तव में जो वास्तविक संसाधन है वो मानव है एवं अन्य संसाधनों का वह उपयोग करता है अपने सुविधा के अनुसार। ठीक। अब हम बात करेंगे वितरण के बारे में। जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप। हम देखते हैं कि धरातल पर हर जगह समान जनसंख्या का वितरण नहीं। कहीं जनसंख्या का वितरण सघन है तो कहीं जनसंख्या का वितरण विरल है। जैसे नदी मैदानी क्षेत्रों में, समतल मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, वहां पे जनसंख्या का दबाव ज्यादा है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या विरल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पे जनसंख्या विरल है वहां पे जीवन जीने हेतु कठिनाइयां हैं। वहां हो सकता है जल की आपूर्ति ना हो, अनाज उत्पादन करने के लिए उर्वरतापूर्ण जमीन ना हो। जैसे आप सहारा के मरुस्थल में चले जाइए तो वहां पे क्या है, जनसंख्या विरल है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया या भारत के मरुस्थल थार मरुस्थल में आप देख सकते हैं। वहीं गंगा का जो मैदान है, सिंधु का जो मैदान है, वहां पे क्या है, सघन जनसंख्या है। आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है कि एनसीईआरटी में लिखा गया है विश्व विश्व जनसंख्या का विश्व जनसंख्या का 90% लोग 10% स्थल भाग पे रहते हैं।
मतलब इसका मतलब समझिए कि जो धरातल है, धरातल का 10% पे ही विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। अन्य क्षेत्रों में इसका मतलब क्या है कि लोग कम रहते हैं। और आगे एनसीईआरटी में कहा गया है कि जो विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, वहां पे 60% लोग निवास करते हैं। 10 सर्वा 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में 60% जनसंख्या जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। इसका मतलब समझते हैं आप? कि ये जो देश हैं, यहाँ पे 100 जैसे 100% जनसंख्या है, तो उसके 60% लोग यहाँ निवास करते हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार पृथ्वी पे जिनको मान्यता मिली है, 195 देश हैं। मतलब यूएन के अनुसार, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, 195 देश, 195 195 देश हैं। और उनमें से 10 देश जो हैं 60% जनसंख्या निवास करती है। मतलब कि इनमें से 185 जो देश हैं, वहां पे 40% जनसंख्या निवास करती है। अब हम बात करते हैं जो 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, उनका हम क्रम देख लेते हैं। पहले नंबर पे जो है, पहले नंबर पे 2025 के अनुसार देखें, अगर एनसीईआरटी के अनुसार हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पे पाकिस्तान, छठे नंबर पे नाइजीरिया, और सातवें नंबर पे आपके ब्राजील, आठवें नंबर पे बांग्लादेश, नौवें नंबर पे रूस और 10वें नंबर पे मैक्सिको है, एनसीईआरटी के अनुसार। पहले नंबर पे चीन, आपके दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पे आपका आता है निठल्ला पाकिस्तान, छठे नंबर पे नाइजेरिया, सातवें नंबर पे आपके आता है ब्राजील,
और 8वें नंबर पे बांग्लादेश। 9वें नंबर पे रूस। ठीक है। 10 नंबर पे मैक्सिको। अगर हम 2025 के डाटा के अनुसार बात करें तो जो चीन की जनसंख्या है, चीन की जनसंख्या जो है वो है 141 करोड़। कितनी है? 141 करोड़। और भारत की जनसंख्या है जो है वो है 146 करोड़। मतलब भारत अब पहले स्थान पे आ गया है, चाइना दूसरे नंबर पे आ गया है। लेकिन एनसीईआरटी ने अभी बदलाव नहीं किया है, तो इसलिए जो क्रम है ये एनसीईआरटी के अनुसार है। चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, अमेरिका जो है तीसरे स्थान पे। 34.7 करोड़। इंडोनेशिया 28 करोड़ है। पाकिस्तान 25.5 करोड़ है। और इसी तरीके से अन्य देश भी है, 21 करोड़ नाइजीरिया। इस तरीके से अन्य देश भी हैं। मतलब ये जो 10 देश हैं, ये क्या हैं? ये 10 देश विश्व जनसंख्या का 60% भाग है इनके पास। इसी तरीके से हम भारत में बात करते हैं तो भारत में जो देश हैं, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे बिहार। चौथे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल। ठीक। और 5वें नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, एमपी। तो इस तरीके से विश्व में जो है जनसंख्या का जो वितरण है, एक समान नहीं है। कहीं पे जनसंख्या ज्यादा है तो कहीं पे जनसंख्या विरले है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर इकाई में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में निवास करने वाले
लोगों की संख्या। ठीक। इसका जो फार्मूला होता है जनसंख्या घनत्व हम कैसे निकालते हैं, वह इस प्रकार है। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्र क्षेत्रफल। ठीक। ये क्या है, जनसंख्या घनत्व का फार्मूला है। ठीक। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं इसको कि किसी क्षेत्र में, ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण। किसी ए प्रदेश में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में 1.5 लाख जनसंख्या 1.5 लाख जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व क्या होगा। इसी क्षेत्रफल में 100 एकड़ का क्षेत्रफल है और वहां पे 1.5 लाख जनसंख्या निवास करती है, तो उसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा। 1 मिनट। फार्मूला जैसे हमने देखा ही था, जनसंख्या घनत्व। ऊपर क्या लिखेंगे, जनसंख्या। जनसंख्या कितनी है, 1.5 लाख बटे क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपका आया 1500। 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है आपका ये, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक बातें समझ में आई। हमने बात किया जनसंख्या घनत्व, विश्व जनसंख्या का वितरण। अब हम आगे बात करेंगे विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक।
विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक वाले कारक। ठीक। विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं। कौन-कौन से हैं? पहले है भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब बात करते हैं हम भौतिक कारक की। भौतिक कारक में सबसे पहले आता है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। इससे क्या समझते हैं आप? जीवन जीने का यह एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि जीवित रहने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक होता है, पीने के लिए, खाद्यान्न उत्पादित करने के लिए, अनाज उत्पादित करने के लिए, नहाने के लिए एवं अन्य आवश्यक के लिए। अगर हम इतिहास आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, विश्व की जितनी भी सभ्यताएँ हैं, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएँ नदी के किनारे विकसित हुई। ऐसा क्यों? सोचिए आप, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सभी सभ्यताएँ नदी के किनारे ही विकसित हुईं, क्योंकि पानी वहाँ पे आसानी से उन्हें उपलब्ध था। जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है पानी। जहाँ पानी की उपलब्धता रहेगी, वहाँ क्या होगा? जीवन आसान रहेगा, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप जितने भी शहर देखेंगे, चाहे अ, उत्तर प्रदेश में या बिहार में, प्रयागराज हुआ, पटना हुआ और भी जितने भी शहर हैं, नदी के किनारे विकसित हुए हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है और अन्य देशों में जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। तो जल एक आवश्यक तत्व है। जल की उपलब्धता जहाँ रहेगी, वहाँ पे लोग निवास करेंगे। इसके आगे हम बात करते हैं अब भू आकृति। भू आकृति, भू आकृति का तात्पर्य जहाँ समतल मैदान थोड़ा ढ थोड़ा ढलवा रहेगा, वहाँ पे लोगों का निवास ज़्यादा रहेगा। जहाँ रेगिस्तान रहेगा या पहाड़ी क्षेत्र रहेगा, तो वहाँ पे लोगों का निवास कम रहेगा, क्योंकि वह कठिन हो जाएगा वहाँ जीवन जीना। रेगिस्तान में गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा और पहाड़ी क्षेत्रों में
लैंडस्लाइड मतलब पहाड़ का टूटना-फूटना होता है वहाँ। भूस्खलन, बरसात के समय में वहाँ पे भूस्खलन होता है। गाँव के गाँव बह जाते हैं। बादल का विस्फोट, बादल का फटना, जब बादल फटता है आप उत्तराखंड वाले क्षेत्र में देखिए, आप हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में देखिए, वहाँ परिवहन के साधन नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे रास्तों का निर्माण करना कठिन काम है। तो ऐसे जगह लोग कम निवास करेंगे। तुलना गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र देखेंगे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे क्या है, लोगों का रहन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ आसानी से खेती की जा सकती है, समतल मैदान है, घर बनाना आसान है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है यहाँ पे। ठीक। आगे बात करेंगे जलवायु। जलवायु से आप क्या समझते हैं? जलवायु, जिस क्षेत्र की जलवायु सम होगी, जहाँ ना बहुत ज़्यादा तापमान बढ़े, ना बहुत ज़्यादा तापमान घटे, मध्यम में रहे, वहाँ पे लोगों का निवास ज़्यादा रहेगा। और जहाँ बहुत तापमान अधिक रहता है और जहाँ बहुत ही तापमान माइनस में जाके रहता है, तो वहाँ लोगों का निवास कम होगा, वहाँ विरल जनसंख्या पाया जाएगी। जैसे ग्रीनलैंड, साइबेरिया का क्षेत्र, अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या कम है, क्योंकि वहाँ की जलवायु कठिन है। बहुत अधिक ठंडी पड़ेगी, तो वहाँ बर्फ जमा रहेगा और जहाँ बर्फ जमा रहेगा, वहाँ अन्य आर्थिक क्रियाएँ नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती, औद्योगीकरण नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम रहेगा। जैसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु जो है, वह एक सम जलवायु है। वहाँ पे कृषि योग्य उपजाऊ ज़मीन भी है। तापमान ना बहुत ज़्यादा अधिक है, ना तापमान बहुत ज़्यादा कम है। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय जलवायु। इसके आगे एक और है मृदाएँ। मृदा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जनसंख्या के बसाव में, क्योंकि जहाँ मृदा उपजाऊ होगी, वहाँ पे कृषि कार्य अधिक होंगे। वहाँ खाद्यान्न का उत्पादन अधिक हुआ, अनाज अधिक उत्पादित किया जा सकता है, जो भोजन के लिए मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। मृदाएँ, जहाँ ऊसर ज़मीन रहेगी, वहाँ पे कृषि कार्य नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आपका रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पे कृषि कार्य करना मुश्किल है, क्योंकि वह उपजाऊ ज़मीन नहीं है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, नदी के किनारे का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़, दोमट मृदा, वहाँ पे खेती करना आसान है। तो जहाँ खेती करना आसान रहेगा, वहाँ पे भी जनसंख्या का जमाव ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, विश्व के सघनतम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोमट मृदा पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आर्थिक कारक। जनसंख्या के घनत्व में आर्थिक क्रियाएँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करेंगे खनिज के बारे में। जिस क्षेत्र में खनिज संपदा उपस्थित है, वहाँ पे जनसंख्या का दबाव
बढ़ता है। क्यों? क्योंकि खनिज संपदा में लौह अयस्क, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम ये सब उपयोगी अयस्क पाए जाते हैं। तो यहाँ इसके किनारे क्या होगा? आपका उद्योगों का विकास होगा। उद्योगों के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, मजदूर चाहिए। तो जहाँ खनिज संपदा है, वहाँ पे जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। और इसके आगे हम बात करते हैं नगरीकरण की। नगरीकरण नगरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, अच्छी शैक्षणिक गतिविधियां हो सकती है, संचार और परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं, मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। तो नगरों में भी सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि वहां जीवन के वो सभी अ, महत्वपूर्ण कारक मौजूद होते हैं जो एक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है। नगरों में आपको क्या मिलेगा? आपको रोजगार के साधन मिल जाएंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, वहां पे हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं। तो लोग वहां बसना पसंद करेंगे क्योंकि वह सर्वोत्तम जीवन के लिए होता है। अब बात करते हैं आगे औद्योगिकरण, उद्योग पट्टियों का विकास। उद्योग पेटियों का विकास कहाँ होगा? जहां पे खनिज संसाधन उपलब्ध होंगे, जाहिर सी बात है। तो जो खनिज संसाधन वाले क्षेत्र हैं जैसे छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन से भरपूर है, तो वहां उसके आसपास में औद्योगिक पेटियों का विकास हो जाएगा। औद्योगिक पेटियों में जैसे मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, कपड़ा उद्योग, टेक्नोलॉजी पार्क, तो ऐसे क्षेत्र डेवलप होंगे। उसके लिए क्या चाहिए? कुशल अर्ध कुशल मजदूर चाहिए। और इन सबको मैनेज करने के लिए आपको बैंक कर्मी चाहिए। जो कुशल अर्ध कुशल मजदूर है वो अपने फैमिली के साथ वहां ना रहेंगे। तो जब फैमिली के साथ रहेंगे तो उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अध्यापकों की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी क्या होता है, कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करने लगती है और उद्योगों में भी। ठीक। अब बात करते हैं आखिरी जो हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है कि कहाँ जनसंख्या सघन रहेगी, कहाँ जनसंख्या विरल रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जनसंख्या का सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग व्यक्ति अपने धार्मिक और सामाजिक परंपराओं की वजह से किसी स्थान पे निवास करते हैं या एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। सामाजिक और धार्मिक परंपरा ये कारण है। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अशांति। सामाजिक और राजनीतिक अशांति, जिस क्षेत्र में दो समुदाय या धर्म के लोग में आपस में टकराव होता है, तो वहां क्या होता है, वहां से लोग पलायन करते हैं। जब पलायन करेंगे तो उस क्षेत्र का जनसंख्या में कमी आएगी। जहां अशांति रहेगी, राजनीतिक अशांति रहेगी, सामाजिक अशांति रहेगी, तो वहां पे जनसंख्या का निवास कम होगा। सामाजिक, राजनीतिक अशांत क्षेत्र।
एक कारण और है, जैसे जो प्राचीन नगर है, शहर है, वहाँ जनसंख्या का दबाव ज़्यादा हो जाता है। तो उसके आस-पास के क्षेत्र में सरकार नए नगरों का निर्माण करती है और पुराने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रोत्साहित करती है कि आप वहाँ जाइए, सस्ते दाम पे मकान उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं। तो सरकार प्रोत्साहित भी करती है कि पुराने क्षेत्र से जहाँ सघन जनसंख्या है, वहाँ से आप निकल के विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में आपके जाके निवास करें। तो ये जो है, ये टॉपिक था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे आगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ती कैसे है? है ना? आगे हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि होता क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि है। ठीक, उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जनगणना 2001 भारत, जनगणना ठीक, 2001 और 2011। 2001 में जो भारत की जनसंख्या थी 102.2 करोड़ थी। कितनी थी? 102.2 करोड़, जो बढ़ के 2011 में 121.2 करोड़ हो गई। अब देख रहे हैं इसमें आप कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। 102 करोड़ से 121 करोड़ हो गई। तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ? परिवर्तन जो हुआ आपका, वो 19 करोड़ का हुआ। यही परिवर्तन क्या है? जनसंख्या वृद्धि। समझ में आया? जनगणना 2001 में भारत की जनसंख्या 102.2 करोड़ थी और जनगणना 2011 के अनुसार 121.2 करोड़ हुई। जो परिवर्तन हुआ 19 करोड़ का हुआ। सामान्यतः यही होता है, किसी देश की जनसंख्या बढ़ती ही है, लेकिन कुछ विकसित देश है जहां पे जनसंख्या घटती हुई नजर आ रही है।
भारत जैसे देश में ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के जो परिवर्तन में जो घटक होते हैं, कौन-कौन से घटक होते हैं जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन के घटक। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। क्या है? जन्म, मृत्यु, प्रवास। जन्म, जन्म का तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों में प्रति हजार महिलाओं द्वारा जीवित जन्म दिए बच्चों की संख्या। क्या होता है? जन्म दर। जन्म दर का तात्पर्य प्रति हजार महिलाओं द्वारा जीवित बच्चों का जन्म क्या कहलाएगा? जन्म दर कहलाएगा। और उस क्षेत्र में मृत्यु दर का तात्पर्य है उस क्षेत्र में प्रति हजार जीवित व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या एक समय अंतराल में मृत्यु दर कहलाती है। और अब बात करते हैं प्रवास की। प्रवास जिस गंतव्य को लोग जाते हैं और जिस स्थान को छोड़ते हैं लोग, उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास का तात्पर्य होता है एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे जाकर स्थायी रूप से बसना प्रवास कहलाता है। जैसे भारत को छोड़कर अमेरिका में जाके स्थायी रूप से बसना क्या है? प्रवास है। प्रवास के 2 महत्वपूर्ण टर्म हैं, जैसे उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, गंतव्य, गंतव्य स्थल। जब व्यक्ति उद्गम स्थल को छोड़ के जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? जनसंख्या में कमी आती है। जनसंख्या में कमी आती है और गंतव्य स्थल को जब आगमन करता है, तो उस जगह पे जनसंख्या में वृद्धि होती है। गंतव्य स्थल में क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक? यहाँ तक बातें समझ में आई? उद्गम स्थल, उद्गम स्थल को छोड़कर जाना, गंतव्य स्थल पे आगमन करना, प्रवास कहलाता है। आगे प्रवास में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास क्या है और उत्प्रवास क्या है?
जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया ना, किसी नए स्थान पे जाकर स्थायी रूप से बसना क्या है? आप्रवास कहलाता है। किसी नए स्थान पर स्थायी रूप से बसना। अपने पुराने स्थान को छोड़ के जाना। उत्प्रवास क्या है? पुराने निवास स्थान को छोड़कर नए नए स्थान पर जाना। आप्रवास और उत्प्रवास दोनों ही प्रवास ही हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो भारत से कोई व्यक्ति यूएसए में जाके बस जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो भारत के लिए क्या होगा? वो उत्प्रवास होगा। और यूएसए के लिए क्या होगा? आप्रवास। ठीक। जो व्यक्ति भारत को छोड़ के जाएगा वो भारत के लिए उत्प्रवास कहलाएगा, और जहां जाके वो निवास करेगा वहां वो आप्रवास कहलाएगा, अप्रवासी भारतीय कहलाएगा वो। ठीक। प्रवास नगर टू मतलब गांव से गांव प्रवास जो है, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से ग्राम को हो सकता है। गांव से गांव प्रवास, गांव से नगर के लिए प्रवास, नगर से नगर के लिए प्रवास, और नगर से गांव के लिए प्रवास हो सकता है। और लोग प्रवास करते क्यों हैं? लोग प्रवास करते क्यों हैं? कारण हो सकते हैं। कोई रोजगार के लिए प्रवास करता है, तो कोई मजबूरी में करता है, कोई अच्छे सुविधा के लिए प्रवास करता है। तो ये सभी प्रभावित करते हैं हमारे विश्व जनसंख्या वितरण को। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। आज के इस टॉपिक में यहाँ तक ही रहने देते हैं। इसके अगले क्लास में हम बात करेंगे जननांग संक्रमण सिद्धांत के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो दोस्त नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।